हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिसीट एंड पेमेंट रूल्स का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 इज रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। हमें देखना है कि गवर्नमेंट अकाउंट से कैसे मनी विड्रॉ की जाती है, उससे रिलेटेड रूल्स हमें पढ़ने हैं। जो पार्ट 3 है ये वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इसका सेक्शन 1 कर रहे हैं हम, जनरल रूल्स। गवर्नमेंट अकाउंट से जब भी मनी विड्रॉ करनी है तो बिल प्रेजेंट करना पड़ता है। इस बिल में सारे क्लेम्स मेंशन किए जाते हैं जिसके आधार पे मनी विड्रॉ की जाती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑथराइज कर सकता है कि विदाउट बिल गवर्नमेंट अकाउंट से मनी निकालनी है। तो आपको याद रखना है वैसे तो कि जब भी गवर्नमेंट अकाउंट से मनी विड्रॉ करनी है तो बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो बिल है वो वाउचर का बनता है जब वो रिसीटेड हो जाता है और उस पर पेड की स्टैंप लग जाती है। जो पेंशनर्स हैं उन पे रिसीट एंड पेमेंट रूल्स नहीं लगते, उन पे कौन से रूल्स लगते हैं? ट्रेजरी रूल्स। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेंशनर्स हैं उन पे ट्रेजरी रूल्स लगते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स के बिल होते हैं उनसे इनकम टैक्स काटा जाता है। किस आधार पे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 194C सेक्शन के आधार पे। ये आपको पता होना चाहिए। और कितना कटता है? अगर जो कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर है वो इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है तो उससे 1% कटेगा, और बाकी जो दूसरे होते हैं जैसे कंपनीज होगी, फर्म्स, उनसे कितना कटता है? 2%। साथ में कंडीशन है कि उनकी इनकम एक टाइम पे 30,000 होनी चाहिए या फिर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि बिल जो होता है कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर का, उससे इनकम टैक्स काटा जाता है। अगर वो इंडिविजुअल होगा तो 1%, कंपनी या फर्म्स होंगी तो 2%। साथ में कंडीशन है कि इनकम उसकी एक टाइम पे 30,000 होनी चाहिए और फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज GR9। GR9 क्या है? बिल रजिस्टर। इसे मेंटेन कौन करता है? हेड ऑफ ऑफिस। और इसमें ऐसे बिल रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनकी पेमेंट हेड ऑफ ऑफिस खुद करता है। और इस बिल को, बिल रजिस्टर का रिव्यू कौन करता है? गैजेटेड ऑफिसर। और मंथली रिव्यू होता है इसका। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला। बिल ट्रांजिट रजिस्टर GR10 में बनता है, इसे भी हेड ऑफ ऑफिस बनाता है। और इसमें वो वाले बिल्स रिकॉर्ड होते हैं जिनकी पेमेंट अकाउंट्स ऑफिसर या चेक ड्राइंग DDO करता है। इसका रिव्यू कौन करेगा? गैजेटेड ऑफिसर ही करता है, लेकिन रिव्यू जो होता है वो बाई वीकली होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो GR9 है इसका रिव्यू मंथली होता है, GR10 का बाई वीकली। नेक्स्ट इज एरियर क्लेम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट के एरियर क्लेम्स होते हैं वो 2 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट करने होते हैं। अगर 2 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं करते तो उसे अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाता है, जहाँ पे उसका अच्छे से चेक किया जाता है। अगर वैलिड लगता है तभी पेमेंट होती है, वरना नहीं की जाती, वरना उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही कोई क्लेम, एरियर क्लेम ड्यू होता है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उसे प्रेफर करना होता है। जो एरियर क्लेम के रूल्स हैं वो पेंशन के एरियर्स पे अप्लाई नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एरियर्स ऑफ पेंशन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। बिल्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? जो डेड हेड आइटम्स के बिल्स होते हैं उन्हें वाइट पेपर पे रेड इंक के साथ किया जाता है। अगर बिल्स पे हिंदी के अलावा किसी और इंडियन लैंग्वेज में साइन होते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन की जाती है। अगर बिल 2-3 कॉपीज़ में बनता है तो जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है जो अकाउंट्स ऑफिसर को भेजी जाती है उस पे ड्राइंग ऑफिसर के फुल सिग्नेचर किए जाते हैं, बाकी कॉपीज़ पे इनिशियल से काम चल जाता है। अगर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसकी पेमेंट की जा रही है और जो 2-3 हेड्स से बिलोंग करता है तो उसे एक ही बिल पे नहीं किया जाता, उसके लिए अलग अलग बिल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टैम्प फॉर रिसीट्स। स्टैम्प फॉर रिसीट्स, अगर अमाउंट 5,000 से ज़्यादा होती है तब उस पर स्टैम्प लगाई जाती है। ये जो लिमिट है ये पहले 20 रुपये थे, अब ये लिमिट कितनी हो गई है? 5,000। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमारे रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं उनमें अभी 20 रुपीज़ ही मैंशनड है, लेकिन ये अमेंड हो चुका है और इसकी लिमिट कितनी होगी है? 5,000। तो अगर 5,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो जो रिसीट होती है उस पर तो सम जो स्टैंप लगती है, और स्टैंप किसके बेसिस पे लगती है? नेट अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट को नहीं देखा जाता, जो ये लिमिट चेक करते हैं जब हम, तो नेट अमाउंट को देखा जाता है।
नेक्स्ट इज चेक बुक्स। चेक बुक्स कौन सप्लाई करता है? अकाउंट्स ऑफिसर या चेक ड्राइंग डीडीओ सप्लाई करता है। और जब चेक परफोरेटिंग मशीन से लिखे जाते हैं तो उन्हें कौन सप्लाई करता है? डिप्टी कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स, जो कि कहाँ पे है? सेंट्रल स्टैम्प स्टोर, नासिक रोड। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि चेक बुक कौन सप्लाई करता है? अकाउंट्स ऑफिसर या चेक ड्राइंग डीडीओ। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट है, इसमें जो चेक्स बुक्स सप्लाई की जाती हैं वो एज पर डिपार्टमेंटल अरेंजमेंट की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चेक्स पे कोई भी बार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि 10 रुपये से कम के चेक भी इशू हो जाते हैं, यानी कि चेक 10 रुपये से कम का चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट है वहाँ पे 100 रुपये से कम का चेक ड्रॉ नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है वहाँ पे लिमिट है 100 रुपये की, 100 रुपये से कम के चेक नहीं इशू होते। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट से में कितने के भी कर सकते हैं, 10 रुपये से कम के भी चेक इशू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ चेक फॉर्म्स। इन्हें अप्रूव किसने किया है? सीजीए ने। 3 कैटेगरीज के चेक हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये जो कैटेगरीज है रिसीट एंड पेमेंट रूल्स में मेंशन्ड नहीं है, ये कैम में मेंशन्ड है, तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं पहले हम कैटेगरी ए चेक। जो कैटेगरी ए चेक है ये कब इशू किए जाते हैं? जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर की पर्सनल क्लेम्स को पे किया जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट की जाती है, सप्लायर्स की पेमेंट की जाती है, या बाकी दूसरी कंपनीज वगैरह की पेमेंट की जाती है, तो कैटेगरी ए चेक इशू किया जाता है। ये एक टाइप का ऑर्डर चेक होता है। अब हम थोड़ी कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि कब ये चेक अकाउंट पेई ओनली की सुपरस्क्रिप्शन के साथ इशू किया जाता है। अगर सैलरी चेक होगा और उसकी अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा होती है तब इसे अकाउंट पेई ओनली चेक इशू किया जाएगा। और नॉन सैलरी चेक हुआ और अमाउंट 500 से ज़्यादा होती है तब भी अकाउंट पेई ओनली मेंशन करते हैं। ये जो लिमिट्स हैं इसको कैसे वेरी कर सकते हैं? अगर नॉन सैलरी चेक है और जो रिसीवर है वो खुद रिक्वेस्ट करता है तो इसे एज ओपन चेक इशू कर सकते हैं, लेकिन अप टू ₹1000, और तब भी ऑर्डर चेक की तरह ही किया जाएगा। लेकिन जो सैलरी चेक्स हैं इस पे ये जो लिमिट्स हैं इस रूल की वो कैसे कौन हटा सकता है? मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पे हेडक्वार्टर लेवल पे ये जो रूल है कौन रिलैक्स कर सकता है? चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन बाकी दूसरे लेवल्स पे कौन करेगा? पीएओ विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो कैटेगरी ए चेक हैं वो पर्सनल क्लेम्स गवर्नमेंट सर्वेंट के, पेंशनर के, या फिर कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, कंपनीज वगैरह की पेमेंट के लिए इशू किए जाते हैं। ये ऑर्डर चेक्स होते हैं और इन पे अकाउंट पेई ओनली सुपरस्क्रिप्शन की जाती है जब सैलरी चेक होता है ये, और अमाउंट इसकी 1000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है। अगर ये नॉन सैलरी चेक होता है तो अमाउंट देखी जाती है, अगर 500 से ज़्यादा है तब अकाउंट पेई ओनली मेंशन किया जाता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास ऑप्शन होता है कि उसे सैलरी चेक में लेनी है, कैश में लेनी है, और उसे ये बताना होता है कब? हर साल के मार्च में। तो आपको ये बताना चाहिए किस मंथ में बताते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स? मार्च में। नेक्स्ट इज कैटेगरी बी चेक। कैटेगरी बी चेक जो होते हैं वो नॉट ट्रांसफरेबल होते हैं। नॉट ट्रांसफरेबल का मतलब जो पेई है वो इसे आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और नॉट नेगोशिएबल होते हैं, ये बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बैंक अकाउंट में ही इसका पैसा आता है, काउंटर पे इसकी पेमेंट नहीं होती। जो पे ये इशू किनको किए जाते हैं? उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इशू किए जाते हैं ताकि वो भी फर्दर आगे पेमेंट कर सकें। यानी कि ये चेक्स पेबल किनको होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जिन्हें आगे भी पेमेंट करनी होती है। और जब ये इशू किए जाते हैं तो जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को ये इशू किए जाते हैं उसके नाम के आगे ओनली लगाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कैटेगरी बी चेक हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इशू किए जाते हैं ताकि वो आगे फर्दर पेमेंट्स कर सकें। जैसे कंटिजेंसी की पेमेंट करनी होती है, उन्हें पे एंड अलाउंसेस की पेमेंट करनी होती है,
तो उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये चेक्स इशू किए जाते हैं ताकि वो फर्दर पेमेंट्स कर सकें, और उनकी डेजिग्नेशन के साथ ओनली वर्ड यूज़ किया जाता है, और ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन नेगोशिएबल होते हैं। जो कैटेगरी सी चेक होते हैं ये गवर्नमेंट अकाउंट सुपरस्क्रिप्शन के साथ इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट से ही पता लग रहा है कि जो इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर गवर्नमेंट पेमेंट्स करते हैं तब इन चेक्स को इशू किया जाता है, और साथ में मेंशन किया जाता है कि ये सिर्फ क्रेडिट किसको होंगे, गवर्नमेंट अकाउंट को, नॉट पेएबल इन कैश, ये कभी भी कैश में पे नहीं किए जाते, और ये भी नॉट नेगोशिएबल होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। मेनली आपको पता होना चाहिए कैटेगरी ए चेक पर्सनल क्लेम्स गवर्नमेंट सर्वेंट के, पेंशनर्स के, या फिर कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर वगैरह, कंपनी वगैरह की पेमेंट के लिए किए जाते हैं। कैटेगरी बी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं ताकि वो आगे फर्दर पेमेंट्स कर सकें। और कैटेगरी सी क्या होते हैं, जब इंटर गवर्नमेंट या इंटर डिपार्टमेंट पेमेंट करनी होती है तो कैटेगरी सी चेक इशू किए जाते हैं। अब जो चेक्स होते हैं उनकी वैलिडिटी कितनी होती है, ये होती है डेट ऑफ इशू से 3 मंथ तक। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वैलिडिटी पीरियड होता है चेक का वो क्या होता है, डेट ऑफ इशू से 3 मंथ्स तक। पहले ये मंथ ऑफ इशू होता था यहाँ पे, लेकिन अब इसको अमेंड कर दिया है, डेट ऑफ इशू से देखा जाता है 3 मंथ्स तक। और ये जो रूल है किनको अप्लाई नहीं होता, ऐसे चेक्स को जो इंडियन मिशन या पोस्ट अब्रॉड के लोकल बैंक से इशू किए जाते हैं, ये वाला रूल वैलिडिटी वाला अप्लाई उनको नहीं होता। नेक्स्ट इज रीवैलिडेशन ऑफ टाइम बार्ड चेक्स। रीवैलिडेशन ऑफ टाइम बार्ड चेक्स ये पहले का कंसेप्ट था, अब इसे बंद कर दिया है। इसमें क्या होता था, जब कोई टाइम बार्ड चेक हो जाता था तो उसकी डेट को चेंज करके फिर से दे दिया जाता था, बट अब इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट इज फैनफोल्ड चेक्स। फैनफोल्ड चेक्स डिफेंस सर्विसेज में यूज़ होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस लेंथ में बनाए जाते हैं, इनका कोई भी काउंटर फॉयल नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि डिफेंस सर्विसेज में कौन से चेक होते हैं, फैनफोल्ड चेक्स। अभी इस सेक्शन के और भी टॉपिक बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।